नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। दुनिया में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के भू राजनीतिक घटनाक्रम होते दिख रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेटो की स्थापना हुई थी। इस नेटो का एक एक गढ़ अब ढहने लगा है। दूसरी तरफ इस्लामी नाटो को बनाने की कोशिशें चल रही हैं। दुनिया में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका बनाम पूरी दुनिया, ये एक तरह का संघर्ष है। अमेरिका बनाम नाटो, ईसाई देश बनाम इस्लामी देश, इस तरह के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। दुनिया जंगल बन गई है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही एकमात्र नियम अब दुनिया में लागू होता दिख रहा है। भारत ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है? इस पूरी पृष्ठभूमि में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत डोभाल ने स्पष्ट किया कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। दूसरी ओर गुजरात में नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए थे। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। नरेंद्र मोदी का ये अवतार पूरी दुनिया ने देखा। ये अवतार दुनिया को एक स्पष्ट संकेत दे रहा था। चाइना गेट हिंदी फिल्म का खलनायक एक डाकू है, डकैत है। उसका एक डायलॉग है, मेरे मन को जो भाया मैं कुत्ता काट के खाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा मानसिकता इस डाकू जैसी ही है। जो मन में आता है वे वही कर रहे हैं। इसलिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा चाहिए, ये कहने में उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं होती। यूरोप के नेताओं ने भी इस मनमानी का करारा जवाब देने का मन बना लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नाटो समूह से बाहर निकलने के संकेत दिए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्पष्ट बयान दिया है कि यूरोप को अब सीधे रूस से बातचीत करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। रूस का डर दिखाकर अमेरिका की पहल पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाटो समूह की स्थापना की गई थी। लेकिन अब यूरोप के नेताओं को यह एहसास होने लगा है कि यूरोप को रूस से कम और अमेरिका से ज्यादा खतरा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह उठकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क को धमकाने की कोशिश करते हैं। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी कह रहे हैं कि किसी भी हालत में ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए, ऐसे बयान दे रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। डेनमार्क के समर्थन में यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और पोलैंड ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है और इस पत्र में अमेरिका से कहा गया है कि ग्रीनलैंड का क्या करना है, इसका फैसला ग्रीनलैंड और डेनमार्क की जनता करेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी आक्रामक हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि अमेरिका मित्र देशों से दूर जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है। मैक्रों ने जो कुछ कहा उसे खुद ट्रंप ने स्वीकार किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर सकता था, लेकिन आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। यानी अगर ट्रंप की मनमानी के हिसाब से व्याख्या की जाए तभी ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेंगे, वरना नहीं। और ट्रंप आगे जाके कहते हैं, मैं सिर्फ दो चीजों की सुनता हूं, एक तो मेरी नैतिकता। अब ट्रंप की नैतिकता तो सभी जानते हैं। वे मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में खाना खाते हैं, व्हाइट हाउस में आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। ये ट्रंप की नैतिकता है। तो ट्रंप कहते हैं कि मेरी नैतिकता और मेरा मन मुझे जो बताएगा मैं वही सुनता हूं। मतलब ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है, उनके मन को जो सही लगेगा वही ट्रंप करेंगे। वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा के लाना, ये ट्रंप की नैतिकता है और दुनिया को यह समझ में आ गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के विस्तारवाद का डर दिखाकर अमेरिका की पहल पर नेटो की स्थापना की गई थी। यूरोपीय देशों को भी डर था कि रूस शायद उन्हें निगल सकता है, इसलिए यूरोपीय देश भी इस समूह में शामिल हो गए। लेकिन कई सालों बाद यूरोपीय देशों को भी यह समझ में आया कि नाटो का इस्तेमाल अमेरिका अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहा है। 2019 में उत्तरी सीरिया से अमेरिका ने अपनी सेनाएं वापस ले ली और ये सेनाएं वापस लेने का फैसला करते समय उन्होंने नाटो के किसी भी देश से सलाह मशविरा नहीं किया और ना ही उन्हें बताने का काम किया। उसके बाद इमैनुअल मैक्रों बहुत भड़क गए थे और उन्होंने बयान दिया कि नाटो ब्रेन डेड हो गया है। अब नाटो का ब्रेन कौन है? अमेरिका। अगर अमेरिका नाटो का इस्तेमाल उस कारण के लिए नहीं कर रहा है जिसके लिए नाटो की स्थापना हुई थी, बल्कि अपने मतलबी राजनीति के लिए नाटो का इस्तेमाल कर रहा है, तो नाटो ब्रेन डेड हो गया है, ऐसा मैक्रों का कहना था। और उन्होंने आगे कहा कि सीरिया से सेनाएं वापस लेते समय अमेरिका ने हमसे चर्चा तक नहीं की। नाटो का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नाटो के जो सदस्य देश हैं उनमें से किसी भी देश पर अगर कोई हमला करता है तो सभी देश मानेंगे कि हम पर हमला हुआ है और सभी देश एकजुट होकर उस देश की मदद के लिए जाएंगे।
मैक्रोन से ये सवाल भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है, अगर आज ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा? तो मैक्रो ने उसका जवाब दिया, मुझे लिखा। मतलब मैक्रो को यकीन नहीं था कि जब यूरोप के किसी देश पर हमला होगा तो सभी देश एकजुट होकर उस देश का मुकाबला करेंगे। आज ग्रीनलैंड के संदर्भ में जो हो रहा है उसे देखने के बाद मैक्रो ने जो कहा था वो कितना सच था ये स्पष्ट हो गया है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करता। मैक्रो का ये बयान सीधे ग्रीनलैंड के संदर्भ में था। मेलोनी ने मैक्रो का समर्थन किया। वो एक कदम आगे गईं और उन्होंने कहा कि हमें रूस के साथ सीधी बातचीत करनी चाहिए। इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने मेलोनी से पूछा कि क्या आप वाकई अब अमेरिका से दूरी बनाए रखेंगे, इस पर मेलोनी ने जो जवाब दिया वो असल में जवाब था ही नहीं। उन्होंने सवाल का जवाब सवाल से दिया। उन्होंने उस पत्रकार से ही सवाल पूछा कि दूरी बनाए रखने का मतलब आखिर क्या करना है? नाटो से बाहर निकलना है? अमेरिका के साथ व्यापार बंद करना है? यूरोप में जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें बंद करना है? या मैकडॉनल्ड्स पर हमले करने हैं? अमेरिका की आक्रामक राजनीति को लेकर यूरोप में भारी खलबली मची हुई है। यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मैक्रोन और मेलोनी के बयानों से यह बात साफ होती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ बात की है। भले ही दूसरे देशों के नेता खुले तौर पर नहीं बोल रहे हो, उन्होंने एक संयुक्त बयान के माध्यम से ग्रीनलैंड के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूरोप में इस तरह की उथल पुथल हो रही है, नाटो में दरारें पड़ रही हैं, नाटो अमेरिका से दूर जा रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत में दाखिल हुए हैं। वे सीधे दिल्ली न जाकर अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पतंगबाजी की। वहां खलबली मच गई और ये पतंग उड़ा रहे। दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, प्रौद्योगिकी और रेयर अर्थ जैसे कई क्षेत्रों में हम मिलकर काम करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हम मिलकर काम करेंगे, इसका आश्वासन दोनों देशों के नेताओं ने दिया। इसका मतलब साफ है कि नाटो को लेकर यूरोपीय देशों का मोहभंग हो गया है और ये सभी देश अब भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर के महीने में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंधी एक समझौता हुआ था और उससे पहले कतर में हमास के आतंकवादियों को इजराइल ने निशाना बनाया था। इस कतर में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा भी है। ये अड्डा होने के बावजूद इजराइल ने कतर में हमला किया था और उसके बाद इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ी खलबली मच गई थी और उन्हें समझ आ गया था कि अपने देश में अमेरिकी सैन्य अड्डे होना सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो सकती। और जब इजराइल का सवाल आता है तो अमेरिकी सुरक्षा कोई कवच नहीं हो सकती। और उसके बाद इस्लामी देशों ने एक अलग तरह से सोचना शुरू किया और उसी से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये रक्षा समझौता हुआ था। और इस रक्षा समझौते में यह कहा गया था कि दोनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो दोनों देश उसे अपनी ऊपर हमला मानेंगे। बेशक इस समझौते के कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और इस झमेले में ना पड़ने का फैसला सऊदी अरब ने लिया था। लेकिन इस्लामी देशों के नेताओं के मन में इस समय एक अजीब सा डर है और ये डर कई वजहों से बढ़ रहा है। अब ईरान में जो कुछ हो रहा है, ईरान में जो विद्रोह है वो किसके खिलाफ है? मुल्ला मौलवियों के शासन के खिलाफ। ये विद्रोह कट्टरपंथ के खिलाफ है। ये विद्रोह लोकतंत्र के लिए है। ये विद्रोह तानाशाही के खिलाफ है और इस विद्रोह को हवा देने का काम इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। इस्लामी देश ये सब देख रहे हैं और उन्हें पता है कि जो ईरान में हो रहा है, दरअसल ईरान और सऊदी अरब इन देशों में कट्टर दुश्मनी है, क्योंकि एक कट्टर सुन्नी देश है, एक कट्टर शिया देश है। ईरान एक शिया देश है। लेकिन ईरान के जलते समय सऊदी अरब की हालत खराब होगी, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि ईरान में जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था मोटे तौर पर सऊदी अरब में भी है। इसलिए ईरान के जलते समय सभी इस्लामी देशों के दिलों में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल से इन देशों के एक साथ आने की संभावना है। तुर्की ने ऐसे संकेत दिए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते में हमें भी शामिल करें, ऐसी उम्मीद तुर्की के नेता अर्दोआन ने जताई है। तुर्की नाटो का सदस्य देश है, लेकिन नाटो के अन्य सदस्य देशों और तुर्की में एक महत्वपूर्ण अंतर है। नाटो के जो सदस्य देश हैं वे ज्यादातर ईसाई बहुल है और तुर्की एक ऐसा देश है जो इस्लामी बहुल है। और तुर्की के जो नेता है अर्दोआन, उन्हें इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करने की बहुत इच्छा है। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसका क्या मतलब है? एक तरफ ईसाई देशों का संगठन नाटो ठहरा है तो दूसरी तरफ इस्लामी नाटो की स्थापना के लिए हलचलें शुरू हो गई हैं और ये हलचलें बहुत तेजी से हो रही हैं। दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर उथल पुथल चल रही है। ये उथल पुथल ईसाई राष्ट्रों में चल रही है, इस्लामी राष्ट्रों में चल रही है। दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं।
पुरानी संरचना ढह रही है, नई संरचना उभर रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी उथल-पुथल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिख रहे हैं। भारत इन सभी घटनाओं को कैसे देखता है? इन सभी घटनाओं में भारत की भूमिका क्या हो सकती है? कई भारतीयों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है और इसका जवाब दिया है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, जिन्हें पूरी दुनिया भारत के जेम्स बॉन्ड के रूप में जानती है। अजीत डोभाल का दिल्ली में कार्यक्रम में भाषण हुआ। कार्यक्रम था विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। 3000 छात्र, लगभग 3000 युवा देश विदेश से इकट्ठा हुए थे और इन युवाओं को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने उनके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रखा। डोभाल ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित होगा, इस बारे में कोई शक न रखें, लेकिन इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल उन्होंने उन युवाओं के सामने रखा। अजीत डोभाल का यह भाषण भारत में कितने लोगों ने सुना पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में यह भाषण बहुत वायरल हुआ है, क्योंकि अजीत डोभाल ने जो कुछ भी कहा उनके हर शब्द में आग थी। डोभाल ने कहा कि इतिहास में हमने किसी भी देश पर हमला नहीं किया, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर हम उदासीन रहे और इसी वजह से इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया। सवाल यह है कि क्या हमने ये सबक सीखा है? अजीत डोभाल आगे कहते हैं कि बदला कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन बदला एक शक्ति है और इतिहास में जो कुछ भी हुआ है हमें उसका बदला लेना है। इस भाषण के बहाने अजीत डोभाल ने भारतीयों के मन में कुछ सवाल उठाने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल किया कि 2047 तक भारत विकसित तो होगा ही, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या वे लोग नेतृत्व करेंगे जो इस देश को मातृभूमि मानते हैं, पितृभूमि मानते हैं, या फिर किसी और के हाथों में इस देश का नेतृत्व जाएगा? जब डोभाल कहते हैं कि हमने किसी देश पर हमला नहीं किया, तो उनका मतलब होता है कि हमारे देश पर हमला हुआ है। जब डोभाल कहते हैं कि हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, तो उनका मतलब होता है कि हमारे देश में मंदिर तोड़े गए। अब ये मंदिर किसने तोड़े, सुरक्षा को लेकर कौन उदासीन था, ये बताने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। आम भारतीय को इसके जवाब पता है। डोभाल ने जो सवाल पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इतिहास ने हमें सबक सिखाया, लेकिन क्या हमने कोई सबक सीखा है? भारत फिलहाल अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं के सामने अजीत डोभाल का शनिवार को भाषण हुआ और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में शामिल हुए थे। उन्होंने वेगड़ा जी भील, उस योद्धा को भी श्रद्धांजलि दी गई जिसने सोमनाथ की रक्षा के लिए अपना खून बहाया था। सोमनाथ का ये संघर्ष बहुत बड़ा है और इस संघर्ष में भारत का इतिहास छिपा हुआ है। जब जब भारत कमजोर हुआ, तब तब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, इस मंदिर का विध्वंस किया गया, और जब जब भारत मजबूत हुआ, अपने शौर्य के बल पर उठ खड़ा हुआ, तब तब इस मंदिर का पुनरुत्थान हुआ। सोमनाथ का ये संघर्ष 1000 साल का है और इस 1000 साल के संघर्ष को याद करने के लिए प्रधानमंत्री गुजरात गए थे। प्रधानमंत्री ने इस बार जो शौर्य यात्रा निकाली गई उसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में डमरू था। प्रधानमंत्री का ये जो रूप है उसे पूरी दुनिया ने देखा। ये रूप भारत का प्रतिनिधि रूप है। हमारे एक हाथ में डमरू है, हमारे एक हाथ में त्रिशूल भी है। आपको जो चाहिए, जिस भाषा में आपको समझ आता है, उस भाषा में हम आपसे बात कर सकते हैं। यूरोप इतना कमजोर हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। यूरोप का ढांचा ढहने की कगार पर है, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और यूरोप के इस्लामीकरण की साजिश बहुत तेजी से चल रही है। ऐसी स्थिति में इस्लामी राष्ट्र एकजुट होते दिख रहे हैं, वे आपसी मतभेद भुलाते दिख रहे हैं। अमेरिका के हाथ में खंजर है, चीन घात लगाए बैठा है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा है, वे गलतियां जो भारत ने इतिहास में की थीं, और अपने सामर्थ्य के मंत्र का उद्घोष करता दिख रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए। वे अहमदाबाद गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने पतंगबाजी की। जब नाटो का ढांचा ढह रहा है, तब नाटो का सबसे मजबूत स्तंभ जर्मनी भारत की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर विश्व राजनीति में जो जबरदस्त उथल पुथल चल रही है, उससे एक बात साफ है, ये संघर्ष बहुत दूर नहीं है। कभी ना कभी ये लावा फूटकर ऊपर आएगा, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, संघर्ष की एक जबरदस्त आग भड़केगी और भारत चाहे या ना चाहे इस संघर्ष में भारत को उतरना ही पड़ेगा। ये भारत के नेतृत्व को पता है और इसीलिए ये जो समय है, संक्रमण का समय, जिस समय में एक पुरानी संरचना नष्ट हो जाती है, एक नई संरचना आकार लेती है, इस समय में भारत बल की उपासना कर रहा है। और भारत का दृष्टिकोण कितना स्पष्ट है, ये अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी के कार्यों से, उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से स्पष्ट होता है। यहां मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन रुकने से पहले न्यूज डंका के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि न्यूज डंका की यात्रा को 5 साल पूरे हो गए हैं।
2021 की 12 जनवरी को यानी विवेकानंद जयंती के दिन हमने न्यूज़ डंका की स्थापना की थी। हमने शुरुआत की थी, एक नई शुरुआत की थी। इस यात्रा को अब 5 साल पूरे हो रहे हैं और आपके प्यार के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना ये यात्रा असंभव थी। इसलिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार।